अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज अडियाला जेल में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ साइफ़र केस पर गवाहान के खिलाफ जरा का आगाज़ कर दिया गया है। इस केस की समाअत के मौका पर हमारे एक दोस्त सहाफ़ी कमर मैकन कमरा अदालत में मौजूद थे। आज अदालत में क्या कार्रवाई रही, गवाहान पर क्या जरा रही, इमरान खान की जानिब से सहाफ़ियों के साथ क्या गुफ्तगू की गई, इसी के ऊपर आज इनसे तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम कमर, क्या हाल वालेकुम चाल? वालेकुम सलाम सईद भाई, ठीक अच्छा, ठाक। अब हमें ज़रा बताइएगा कि आज बड़ा अहम दिन था, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ गवाहान के जो बयानात थे वो उनका जो रिकॉर्ड होने थे वो मुकम्मल हो चुके हैं। आज गवाहान पर जरा का बाकायदा आगाज़ किया जाना था। कौन से गवाह ऐसे थे जिन पर आज जरा की गई और केस की समाअत के दौरान क्या सूरत हाल रही? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आज 4 गवाहान के बयान रात जो हैं वो रिकॉर्ड हुए थे, जिन पे उन पर जरा का आगाज़ हुआ है। 4 में से सबसे पहले एक नुमान थे जो असिस्टेंट साइफ़र थे। उसके बाद फिर एक इकरा अशरफ नामी ख़ातून थी, जिनके बारे में ये था कि वो तर्जुमान रही हैं। उनका बयान भी आज रिकॉर्ड हुआ, जबकि उन्होंने डिनाई कर दिया था। उसके बाद फिर आगे कार्रवाई चली ही नहीं उनकी हद तक। उन्होंने कहा कि मैं कभी तर्जुमान रही ही नहीं हूँ। तो फिर जज साहब ने कहा कि ठीक है, अगर आप तर्जुमान ही नहीं थी तो फिर इससे आगे आपका कोई और था नहीं। कौन से बाकी इदारे की तरफ? ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर की, अच्छा, चारों मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर के लोग थे सही सही। जिनके जिनके बयानात पर आज जरा हुई है। सबसे पहले नुमान आए जो असिस्टेंट साइफ़र थे। उसके बाद इकरा आई। उसके बाद जो थे वहाँ पर शमून कैसर साहब थे डिप्टी डायरेक्टर, और फिर इमरान साहब एक डिप्टी डायरेक्टर थे। तो ये 4 लोगों के गवाहान बयानात पर जरा हुई। सबसे पहले नुमान से शुरू करते हैं। नुमान से जब सवालात पूछे गए तो सिकंदर जुल्करनैन जो इमरान खान के वकील हैं, उन्होंने सवालात का आगाज़ किया। तो उन्होंने पूछा कि आप की सिक्योरिटी क्लियरेंस कब हुई। एक ये सवाल था। उन्होंने कहा कि जब मेरी जॉब हुई थी तब सिक्योरिटी क्लियरेंस हुई थी। उन्होंने कहा उसके बाद कब हुई। उन्होंने कहा कि उसके बाद सितंबर 2023 में हुई है, जब मैं इंडिया से वापस आया हूँ। पहले वो इंडिया में थे और इंडिया से जो अपना मिशन होता है मुकम्मल करके वो वापस आए मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर में। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि मेरी सिक्योरिटी क्लियरेंस हुई। तो उन्होंने कहा कि फिर साइफ़र का मुकदमा दर्ज होने से पहले आपकी भी सिक्योरिटी क्लियरेंस मौजूद नहीं थी और आप साइफ़र पे असिस्टेंट थे, जिन्होंने साइफ़र रिसीव किया और उसके बाद उसको डाउनलोड किया। उन्होंने एक वर्ड लिखा था अपने बयान के अंदर, डाउनलोडेड। उन्होंने कहा कि फिर आपने कहाँ से डाउनलोड किया वो साइफ़र, उसको किस चीज़ में डाउनलोड किया, और उसके बाद फिर आगे आपने कैसे भेजा। इस मुकाम पर आकर जज अबुल असनाद मोहम्मद जुल्करनैन बोल पड़े और उन्होंने कहा कि ये एक सीक्रेट प्रोसेस होता है, इसको हम डिस्कस नहीं करते। तो प्रोसेस चाहे जो भी था, बहरहाल इनके पास साइफ़र आया और फिर इन्होंने आगे जो भेजा। उसके बाद फिर बारी आई इमरान साहब की जो डिप्टी डायरेक्टर थे, उन इकरा की बारी आई। इकरा से पूछा गया कि आप तर्जुमान थी। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तर्जुमान नहीं थी। तो उनको वहीं से वापस भेज दिया गया। और फिर तीसरे गवाह की बारी आई। तीसरे गवाह थे इमरान साहब। अब इमरान साहब जो डिप्टी डायरेक्टर हैं, उनसे भी कुछ इसी नौयत के सवालात पूछे गए कि जो साइफ़र था वो किस किस को अलाउड था, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर में क्या सिस्टम होता है, क्या चीज़ें होती हैं। ये सवालात पूछने के बाद सबसे अहम तरीन जो आज के गवाह थे, जिनकी जिरा सबसे इंपॉर्टेंट थी, वो थे शमून कैसर साहब, डिप्टी डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर। उनसे जब सवालात किए गए ना, तो बड़े टेक्निकल सवाल है। तो उन्होंने कहा कि कॉपी वापस नहीं आई, जो सब जगह जिक्र होता है कि जी कॉपी आज तक वापस नहीं आई। उन्होंने कहा जी कॉपी वापस नहीं आई। तो पूछा गया कि जब कॉपी वापस नहीं आई तो क्या आपने आईबी को इन्फॉर्म किया। उन्होंने इधर उधर देखा, उनको समझ नहीं आई कि इसका जवाब क्या देना है। फिर उसके बाद सिकंदर जुल्करनैन ने सवाल किया कि आप मुझे बताएं कि आपने आईबी को इन्फॉर्म किया या नहीं किया। उन्होंने कहा जी एफआईए को इन्फॉर्म किया। उन्होंने कहा कि एफआईए को इन्फॉर्म तो बाद में कर दिया ना, जब आपने बाद में इन्फॉर्म किया, फिर उसके ऊपर शिकायत हुई, फिर उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई और अब सारा मुकदमा जो चल रहा है। लेकिन इससे पहले कानून के अंदर लिखा हुआ है 8.17 के तहत आपको जब कॉपी वापस नहीं आती तो आपने हर सूरत अपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन के सीनियर तरीन सिक्योरिटी अफसर और उसके बाद आईबी को रिपोर्ट करना होता है कि फ़लाँ फ़लाँ सीक्रेट कॉपी जो है या फ़लाँ फ़लाँ डॉक्यूमेंट जो है वो वापस नहीं आया। तो यहाँ पर रिजवान अब्बासी साहब ने इंटरवीन किया, जिस पर सिकंदर साहब ने कहा, जो इनके वकील थे सिकंदर जुल्करनैन, उन्होंने कहा कि आप बीच में इंटरप्ट ना करें। रिजवान अब्बासी साहब इससे पहले इंटरप्ट कर चुके हैं 2 दफ़ा, जिस पर शाह महमूद कुरैशी और इनकी कल और परसों आपस में झड़प भी हुई थी। तो उन्होंने आज जैसे ही दोबारा इंटरप्ट किया तो सिकंदर जुल्करनैन ने कहा कि आप बीच में इंटरप्ट ना करें, मामला जिस तरह से चल रहा है उसी तरह से चलने दें। ये गवाह हैं, इन्होंने अपना बयान रिटन में सारी चीज़ें सबमिट कर दी हैं। हम अब जिरा कर रहे हैं, हम क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, तो आप बीच में बोलेंगे तो मामलात जो हैं वो ख़राब होंगे, इसलिए आप ना बोलें। जिसके बाद वो चुप हुए। थोड़ा सा तल्ख मामला ये आज भी हुआ, लेकिन ज़्यादा इसमें तवालत इसलिए नहीं हुई
कि जज ने इंटरवीन किया और उनको बोलने से मना कर दिया। उसके बाद मामलात फिर आगे चले तो ये जो मेन सवाल था कि कॉपी वापस नहीं आई और आपने एफआईए को इन्फॉर्म किया बाद में जो शिकायत की गई है, लेकिन आपने इन्फॉर्म आईबी को करना होता है, सीनियर जो कानून के मुताबिक आपकी ड्यूटी है वो आपने पूरी नहीं की। अब रिजवान अब्बासी साहब ने शायद डायरेक्शन दी या उन्होंने खुद बोला, उन्होंने कहा जी जो हमारा सिक्योरिटी ऑफिसर है, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, उसको हमने इन्फॉर्म किया था। उन्होंने कहा जी आपने अगर किया था तो रिटर्न में सबूत उसका दे दें, अगर आपने आईबी को इन्फॉर्म किया था तो उसका रिटर्न सबूत दे दें। तो रिटर्न सबूत उनके पास मौजूद नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने ज़ुबानी बताया था। और फिर चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर के हैं, उन्होंने मुझसे कहा था, यानी शमून कैसर साहब से कहा था कि आप रिटर्न में दे दें, तो मैंने उनको रिटर्न में दे दिया था। अब मेरे पास इसका कोई सबूत मौजूद नहीं है। लेकिन जेरा के बाद ये पॉइंट वहाँ पर आज लिखा गया कि साइफर की कॉपी गुम होने के बाद शमून कैसर साहब जो डिप्टी डायरेक्टर थे, जो जिम्मेदार थे इस चीज़ के, उन्होंने ना सिक्योरिटी को इन्फॉर्म किया और ना फिर उन्होंने इन्फॉर्म किया आईबी को। तो ये एक चीज़ जो है उनके खिलाफ वहाँ पर गई। उसके बाद मज़ीद इसी तरह के टेक्निकल क्वेश्चन हुए। एक क्वेश्चन और बड़ा अहम था कि साइफर जो सेंडर होता है, क्या उसको पता होता है कि ये जो साइफर है ये किसके पास जाएगा? तो वहाँ पर फिर ये इस टेक्निकल क्वेश्चन का आंसर दिया गया कि बिल्कुल, जब साइफर आता है तो फिर उसके बाद सेंडर को पता होता है कि उसने किसको भेजा है। तो यहाँ पर जो रेसिपिएंट होता है, जो रिसीव करता है, वो भेजता है उस साइफर को डीकोड करके, या जो भी उनका इंटरनल सिक्योरिटी सिस्टम होता है वहाँ डिस्कस हुआ। मेरे ख्याल में उसको हम डिस्कस नहीं करते। वो फिर साइफर जो है वो भेजा जाता है सेक्रेटरी को, सेक्रेटरी खारजा जो होते हैं, उस सेक्रेटरी खारजा फिर उसके बाद वो जिसके नाम का या जिसके कंसर्न होता है चीज़, वो फिर डिसाइड करते हैं कि वो किसके पास किस तरह से जाएगा। फिर उसमें यह सवाल सिकंदर जुल्करनैन ने एक और पूछा कि क्या इसमें कैबिनेट का कोई लेन देन है, क्या कैबिनेट इसमें इंटरवीन कर सकती है कि जब साइफर आया रेसिपिएंट के पास, साइफर आने के बाद जब सेक्रेटरी के पास पहुंचा तो कैबिनेट अपनी मर्जी से किसी को भिजवा सकती है? उन्होंने कहा जी नहीं, कैबिनेट का इससे कोई ताल्लुक नहीं होता। सेंडर जिसके लिए भेजता है फिर वहाँ से साइफर उन जगहों पर चला जाता है। तो ये एक अहम तरीन नुक्ता जो था वो अगर इसको रिलेट किया जाए उस चीज़ से जो इमरान खान कहते हैं कि बाहर से पैगाम आया और यहाँ पर मौजूद लोगों के लिए पैगाम था, तो फिर अगर साइफर इस तरीके से आता है और फिर आगे उन्हीं लोगों के पास जाता है जिनके लिए भेजा जाता है, तो फिर एक चीज़ यहाँ पर बड़ी वाज़ेह तौर पर समझ आती है। उसके बाद इन सवालात में शमून कैसर साहब बिल्कुल लड़खड़ा गए। उनके जो मैं कहूँ कि हवास बाख्ता थे तो गलत ना होगा, वो परेशान थे। इसी तरह की जो मज़ीद टेक्निकल क्वेश्चंस और भी थे वो भी वहाँ पर किए गए। लेकिन फिर शमून कैसर साहब जो हैं वो भी, उनकी गवाही मुकम्मल हुई, उसके ऊपर जेरा मुकम्मल हुई और फिर समात जो है वो इख्तिताम को पहुँची। लेकिन समात के इख्तिताम से थोड़ी देर पहले इमरान खान साहब सहाफ़ियों के पास आ गए। उससे पहले एक दफ़ा इमरान खान साहब सहाफ़ियों के पास से गुजरे तो मेरे ख्याल में कोई नुमान की बारी थी। नुमान अपना बयान रिकॉर्ड करवा रहे थे, जो सबसे पहला गवाह था। तो इमरान खान ने कहा यार ये देखो झूठ बोल रहा है। मतलब उन्होंने कहा कि एक झूठ को छुपाने के लिए 200 झूठ यहाँ पर बोले जा रहे हैं, ठीक है। और फिर कहा कि आप लोगों को, यानी हमें सहाफ़ियों को, मज़ा तब आएगा जब असद मजीद की बारी आएगी। असद मजीद की गवाह बयान के ऊपर जब जिरा होगी तो असल गेम उसमें है, ये इमरान खान साहब ने कहा। और फिर उसके बाद बैठ गए। जब जिरा ख़त्म होने वाली थी फिर वो दोबारा हमारे पास आए। तो उन्होंने फिर अपनी तफसीलन गुफ्तगू जो है वो हम सब के सामने रखी। वो उनमें से कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं आपके सामने रखता जाऊंगा ताकि कोट एंड कोट सारी चीज़ें जो हैं वो समझ आ जाए। 2 चीज़ें मैंने रख दी कि एक तो उन्होंने बोला कि 200 झूठ बोलने पड़ते हैं एक झूठ को छुपाने के लिए। फिर उन्होंने कहा कि असद मजीद की जिरा का जब वक्त आएगा असल गेम उसमें है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि एक और एहतजाज भी किया शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान ने वो ये था कि कानूनन ज़ाब्ता इखलाक भी यही है और ज़ाब्ता कार भी यही है कि जब इस तरह की गवाहों पर जिरा हो रही होती है तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वहाँ पर मौजूद नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो उस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। उस मामले में आईओ जो है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एफआईए, वो वहाँ पर मौजूद थे कमरा अदालत में, जिस पर शाह महमूद कुरैशी ने और इमरान खान ने एहतजाज किया और उन्होंने कहा कि ये देख लो घुसपैठिया आ गया इधर। इमरान खान ने कहा देखो घुसपैठिया आ गया। तो ये भी, इस पर भी उन्होंने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। कैमरे की तरफ देख के उन्होंने हाथ तो नहीं हिलाया? नहीं, हाथ नहीं हिलाया। बहरहाल जो कुछ कहा वो भी काफी था। पिछले दिनों ये खबर आई थी कि इमरान खान साहब का वो जो जहाँ उनको गोली लगी थी, उनका जख्म था, वो दोबारा उनको शायद वो तकलीफ दे हो रहा है। तो क्या आज कोई बेहतर थे या? बिल्कुल, मेरा पहली इंटरेक्शन जैसे ही हुई थी ना, ये सवाल मैंने उनसे पूछा कि आपकी टांग में तकलीफ थी। अब
क्या सूरत हाल है, आपने चेकअप करवाया या नहीं। चेकअप का उन्होंने जवाब नहीं दिया कि हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने ये कहा कि अब मेरी टांग में जो तकलीफ़ है उसमें कमी है, वो ठीक हो रही है, बेहतर है, लेकिन सर्दी बहुत है तो इस वजह से ये मसला जो है वो होता है। लेकिन आज उन्होंने कहा कि वो बेहतर हो रहा है, वो ठीक हो रहा है। उसके बाद इमरान खान जब हमारे पास आए तो उन्होंने एकदम जब अपनी बात शुरू की उस वक़्त ही उन्होंने कहा कि दफ़ा 144 इन्होंने लगा दी है सिर्फ और सिर्फ डर की वजह से। ये डरे हुए हैं अवाम से, अवाम बाहर निकल के वोट देगी, अपनी इलेक्शन कैंपेन करेगी, ये हार से डरे हुए हैं और ये सब मिलकर ये जानबूझकर ये मामलात कर रहे हैं और हमें हमारे हौसले पस्त करने के लिए ये कर रहे हैं। लेकिन अवाम और मैं और बाकी सारे लोग हम सब डट कर खड़े हुए हैं, हम इनसे खौफज़दा नहीं होंगे। 8 फरवरी को अवाम निकलेगी और बाहर वोट देगी, जितना टर्नओवर ज़्यादा होगा इनकी धांधली उतनी छुप जाएगी, नहीं ये कर सकेंगे। और फिर एक सवाल हुआ था कि फ़ौज जो है वो तैनात की जा रही है इन इलेक्शंस में, तो आप क्या समझते हैं कि जब फ़ौज तैनात की जाएगी तो उसके बाद जो रिजल्ट्स आएंगे उनसे आप मुतमईन हैं? क्योंकि शायद इसको इस तरह से रिलेट किया जा रहा था कि इमरान खान और फ़ौज की ज़ाहिर है आपस में इस्टेब्लिशमेंट का काफ़ी इख्तलाफ है, काफ़ी मामलात पे सख्त है, तो अगर फ़ौज की क्या जो सिक्योरिटी के अंडर इलेक्शन होते हैं तो उसके रिजल्ट्स को इमरान खान मानेगा या नहीं मानेगा? तो इमरान खान ने कहा कि फ़ौज हमारी है, 80% फ़ौज हमें वोट करेगी, 80% फ़ौज हमारे साथ है। और उन्होंने कहा कि लेकिन फ़ौज का काम होता है सिक्योरिटी वगैरह सारे मामलात करना, लेकिन ये लोग मिल के, ये लोग, उनका कहना था निगरान का, उन्होंने लफ्ज़ भी यूज़ किया और कहा कि ये निगरान और ये सारे लोग मिल के, इलेक्शन कमीशन वगैरह ये सब मिल के कोशिश कर रहे हैं हमारे ख़िलाफ़ कि ये इलेक्शन में खूब धांधली करें। लेकिन इन्होंने धांधली तब भी की थी, इन्होंने जिक्र किया राजनपुर में, फिर इमरान खान ने कहा कि वो 37 जो सीटों पर बाय इलेक्शन हुए तो वहाँ भी इन्होंने धांधली की थी, लेकिन हम वाज़ेह अक्सरियत से जीते थे, तो इसलिए हम अब भी इनको इस दफ़ा भी हर हाल में शिकस्त देंगे। फिर उन्होंने कहा कि दफ़ा 144 लगाएगी इसलिए कि हमारे उम्मीदवारों को दबा सकें, हमारे उम्मीदवारों को गिरफ्तार कर सकें, इलेक्शन कैंपेन कोई बंदा ना कर सके। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने कहा कि अगर हमारा एक उम्मीदवार उठाया हम दूसरा खड़ा करेंगे, दूसरा उठाया इन्होंने हम तीसरा खड़ा करेंगे, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे, हम अपने उम्मीदवार हर हालत में इलेक्शन लड़ेंगे, ये कुछ भी कर लें, हम इलेक्शन से बाइकॉट या बात किसी सूरत नहीं। वो सर मैं एक बात और बताऊं सईद भाई आपको, मुझे आज ऐसा महसूस हुआ कि वो अपना सब कुछ दाव पे लगा के ना 8 फरवरी का इंतजार कर रहा है। बात समझ रहे हैं? तो ये सूरत हाल तो पैदा ही नहीं होती हुई नजर आ रही, हमें मुमकिन ही नहीं नजर आ रहा कि इलेक्शन से कोई बाइकआउट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करेगी, ये नजर नहीं आ रहा। उन्होंने कहा वाज़े तौर पर कि ये धांधली करेंगे, हमें पता है, लेकिन ये धांधली के बावजूद भी हार जाएंगे। समझ रहे हैं? उसके बाद फिर इलेक्शन, एक सवाल उनसे ये भी हुआ वहाँ पर कि इस वक्त 9 मई के जितने भी वाक़यात हुए थे उनकी तफसीलात निकाल कर, रिकॉर्ड निकाल के, सबूत और चीज़ें निकाल कर एक रिपोर्ट बनाई जा रही है। उस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में लेके जाया जाएगा और फिर आपकी जो जमात है उसके ऊपर पाबंदी लग जाएगी। तो उन्होंने फिर इसके जवाब में कहा कि 9 मई जिसने भी किया है, आप वाज़े तौर पर देख सकते हैं कि वो CCTV फुटेज जो सारे जगहों की थी वो किसने गायब की, वो CCTV गायब करने में कौन माहिर है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की CCTV फुटेज किसने गायब की, ये सारी चीज़ें उस बंदे को एक एक चीज़ फिंगर टिप्स पे याद थी। वो कहता है जिन्होंने ये CCTV फुटेज गायब की है उन्होंने 9 मई करवाया। तो उन्होंने कहा कि 9 मई को आप वाज़े तौर पर देख सकते हैं कि यास्मीन राशिद मना कर रही हैं कि आप अंदर ना जाएं। जो मेरा प्लान था, जो मेरी जो थी इंस्ट्रक्शंस थी, उसके मुताबिक यास्मीन राशिद जो हैं वो अपना सबको मना कर रही थी कि ये इस तरह की कोई तशद्दुद कार्रवाई हमने नहीं करनी, और हमने उस चीज़ से रोका है। लेकिन उन्होंने कहा कि वो CCTV फुटेज वाली बात कोट करके कि वो जिसने चोरी की है 9 मई उन्होंने करवाया, हमारा इससे कोई लेना देना जो है वो नहीं है। उसके बाद फिर एक और सवाल उनसे हुआ कि समाविया ताहिर जो है वो पैसे लेकर कर रही हैं, टिकट्स वगैरह दे रही हैं अपने पसंदीदा लोगों को। तो इमरान खान ने कहा कि मैं उस औरत को बहुत अरसे से जानता हूँ, वो ऐसी नहीं है, मैं मान ही नहीं सकता कि वो पैसे लेकर ऐसे काम कर रही हो। तो उन्होंने फिर कहा कि जो भी ये इल्ज़ाम लगा रहा है वो इल्ज़ाम जो है वो गलत है। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारी पहली जो क़यादत थी पहले नंबर की वो भी उठा ली गई, छुपी हुई है, जेलों में है। दूसरे नंबर पर जो क़यादत थी, सेकंड टायर जिसे हम कह सकते हैं, वो भी उठा ली गई, छुपी हुई है, जेलों में है। थर्ड टायर जो है वो भी छुपी हुई है, जेलों में है। अब वर्कर इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो वर्कर को तो कम अज़ कम इलेक्शन लड़ने दें, लेकिन अगर हमारा जो भी उम्मीदवार ये उठाएंगे हम उसके मुकाबले में जो दूसरा उम्मीदवार होगा वो हम सामने लेकर आएंगे। एतवार को कहा था एहतजाज के हवाले से, आज उस हवाले से भी कोई बात हुई? बिल्कुल, उन्होंने कहा कि अवाम बाहर निकलेगी और भरपूर एहतजाज करेगी। ये उन्होंने कल भी बात जो है वो कोर्ट में दोहराई थी और परसों भी की थी, हमने परसों भी आकर ये बाहर
ये चीज़ें जो है वो बताई थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि ना मेरी तस्वीर लगने देते हैं इलेक्शन की कैंपेन में, ना 804 लिखने देते हैं। मतलब ये इस हद तक डरे हुए हैं कि अगर हम ये लिखेंगे तो भी अवाम उन लोगों को वोट दे देगी। और उन्होंने एक चीज़ और कही, उन्होंने कहा कि इन्होंने प्लान के तहत हमारे मुखालिफ उम्मीदवार जो आज़ाद खड़े हुए हैं उनको कह दिया कि आप इमरान खान की फ़ोटो लगा के कैंपेन करो, और हमारे जो अपने लोग हैं उनको ना फ़ोटो लगाने की इजाज़त है, ना 804 लिखने की इजाज़त है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें उन्होंने कहा कि किस तरह की ताकत जो है वो इस्तेमाल की जा रही है। लेकिन उन्होंने कहा एक चीज़ और की कि जब हमारे जो इलेक्टेबल्स हैं वो सारे के सारे उठाए गए हैं, अब तो हमारा वर्कर इलेक्शन लड़ रहा है, लेकिन जिस बंदे का मैसेज या जिस बंदे की कोई बात किसी के दिल में अगर घुस जाए, घर कर जाए, तो फिर तारीख गवाह है कि दुनिया की कोई ताकत फिर उसको उसके दिल से निकाल नहीं सकती। ये भी इमरान खान ने जो है वो आज वहाँ पर कहा था। फुटेज का भी जिक्र मैंने आपके साथ किया, और बाकी जो फिर कहा कि पोस्टल बैलेट के ज़रिए मैं अपना वोट का जो हक है वो इस्तेमाल करूँगा, और मैंने उसके लिए जेल के अंदर भी पोलिंग स्टेशन बनता नहीं है। मुझे इस बारे में इल्म नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में क्योंकि बहुत सारे कैदी होते हैं तो पोलिंग स्टेशन ना भी बने तो पोस्टल बैलेट का एक ऑप्शन जो है वो मौजूद होता है। आप दरख्वास्त दे देते हैं, आपको पोस्टल बैलेट के थ्रू वोट देने का हक जो है वो इस्तेमाल करने की इजाज़त जो है वो दे दी जाती है। तो इमरान खान ने कहा कि वो हक मैं इस्तेमाल करूँगा। और डील की जब बात हुई, एक बात हुई कि आप ऐसा तासुर है अवाम के अंदर कि आप डील करने जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि ना मुझसे किसी ने कोई रब्ता किया डील करने के लिए, ना शाह महमूद से, और डील सिर्फ एक ही चीज़ पर है, वो है साफ शफाफ इलेक्शन। उसके अलावा किसी किस्म की कोई डील की बात जो है वो मौजूद नहीं है, और वो सब का सब जो जितना भी ये बयानिया बनाया जा रहा है वो सब गलत है। और उन्होंने कहा कि ये इस तरह इलेक्शन करवा कर मुल्क को नुकसान पहुँचाएंगे, और अवाम इसको इलेक्शन ना समझे बल्कि ये एक आज़ादी की जंग है। सही जी बहुत शुक्रिया कमर कि आपने तमाम तर तफसीलात से आगाह किया। अभी आगे भी जो गवाहान हैं उन पर जरा का सिलसिला जारी रहेगा। इस केस के हवाले से रोज़ाना जो भी अपडेट्स होंगी वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।